एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। अब ये टाइम एंड वर्क है क्या? अगर टाइम की बात करें तो टाइम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप हो सकता है कि मुझे सेकंड्स में टाइम बताए, हो सकता है मिनट्स में बताए, आवर्स में बताए, नंबर ऑफ डेज में बताए, हो सकता है नंबर ऑफ डेज एक्सटेंड भी काफी ज्यादा हो जाए। और यहीं पे अगर मैं आपसे वर्क की बात करूं तो वर्क हो सकता है कोई ये बोले कि आज मैंने इतनी पढ़ाई की या फिर मैंने पिछले वीक में इतनी पढ़ाई की। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जब भी वर्क को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं टाइम की यूज लेते ही लेते हैं या फिर टाइम को यूज करते हैं। अब ये जो टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क, ये हमारे गेट के एग्जामिनेशन में कितना वेटेज रखता है। जैसे कि आप सबको पता है हमारा सिलेबस जो है जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें टाइम एंड वर्क और एक और जो टॉपिक है हमारा पाइप्स एंड सिस्टम, ये एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हम टाइम एंड वर्क में सीख रहे हैं वही अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स हमें कहाँ यूज करने हैं, पाइप्स एंड सिस्टम में भी यूज करने हैं। अब जब हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप काफी अटेंटिव होके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखें, क्योंकि अल्टीमेटली यही सारे कॉन्सेप्ट्स हम पाइप्स एंड सिस्टम में यूज करेंगे, बस टर्म्स थोड़ी सी बदल जाएंगी। यही जहां हम बात कर रहे हैं वेटेज की, तो हम ये मान सकते हैं कि बाकी सारे टॉपिक्स जैसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उसी तरीके से हमारा एक टाइम एंड वर्क भी इस तरीके का टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इतना मैं कह सकती हूं कि 80 to 90% चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे परसेंटेज के साथ टॉपिक को मर्ज करके दे दिया, जैसे टाइम एंड वर्क को हमने क्या किया, परसेंटेज के साथ मिक्स कर दिया, या फिर हो सकता है किसी और सब टॉपिक के साथ हमने मर्ज करके दे दिया, और इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को समझने की और फिर डील करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ताकि हम यहाँ पे एक बेटर फॉर्मेट में इसे समझ पाए। अब टाइम एंड वर्क है तो यहाँ पे हमें पता है यार, एक फॉर्मूला होता है जो सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है, लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे और उसका यूटिलाइजेशन हम करें कैसे, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, वो है m1 d1 डिवाइडेड बाय w1 इक्वल्स टू m2 d2 डिवाइडेड बाय w2। ये हर किसी को रटा हुआ होता है, लेकिन ये आया कैसे और इसे अप्लाई कैसे करें हम हमारे सारे क्वेश्चंस में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे वर्क को कांस्टेंट कर देती हूँ। वर्क को कांस्टेंट करके क्या करेंगे मैम, हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या किया, मेरा वर्क इज कांस्टेंट। अब ये वर्क इज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब हम काम को क्या हमने फिक्स कर दिया? हाँ, कुछ ऐसा ही हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं मैंने काम को फिक्स कर दिया, मुझे क्या करवाना है, मुझे 24 चेयर्स का, मतलब मैं जो मेरे घर में मेरे घर को रिनोवेट किया है और मुझे यहाँ पे 24 चेयर्स का कुछ सेट करवाना है। ठीक है, मैंने वर्क को कांस्टेंट किया और मैंने बोला कि मुझे कितनी चेयर्स चाहिए, मुझे 24 चेयर्स चाहिए। तो 24 चेयर्स मेरा क्या है, ये मेरा काम है जो मुझे करवाना है। मैंने एक वेंडर से बात की, ये मेरा वेंडर नंबर 1, इस वेंडर का नाम हम रख देते हैं राजू। ठीक है, मैंने राजू से बात की, राजू मुझे 24 चेयर्स बनवानी है मेरे घर के लिए, तो मुझे कितने दिनों में बना के दे दो। ठीक है, तो राजू ने कहा कि मैं क्या करता हूं, मैं एक दिन में 1 डे में 4 चेयर्स बना पाता हूं। मैं 1 डे में 4 चेयर्स बना पाता हूं। अब ये 1 डे में 4 चेयर्स बना पाता हूं, ये क्या शो कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो। जैसे हम दिन में 6 घंटे ही पढ़ पाते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी एफिशिएंसी है। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास आई है ये कि राजू क्या कर रहा है, राजू एक दिन में 4 चेयर्स बना रहा है। ये राजू की क्या है, ये राजू की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है। ये टर्म भी हमें क्या है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि जहां पे हमारे वर्ड क्या आ रहा है, एफिशिएंसी आ रहा है, वर्क डन आ रहा है, नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, ये सारी टर्म्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। अब राजू ने क्या कहा कि मैं एक दिन में 4 चेयर्स बना सकता हूं, तो मैंने कहा क्या मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे 24 चेयर्स का सेट कितने दिनों में दे दोगे। तो राजू ने कहा कि अगर आपको यहाँ पे 24 चेयर्स चाहिए, 24 चेयर्स चाहिए, मतलब कितने के मल्टीपल पे, 6 के मल्टीपल पे। तो जब हमने हमारे
एक साइड को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा दूसरा साइड भी क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें पता है RHS और LHS को हमेशा हमें क्या रखना पड़ता है, इक्वल रखना पड़ता है। मतलब 24 चेयर्स राजू कितने दिनों में दे देगा, 6 डेज में दे देगा। इतनी चीज समझ में, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा, क्या मैं एक बार किसी और वेंडर से भी बात करके देख लेती हूँ। बिल्कुल करके देखते हैं, चलो। अब हमने यहाँ पे दूसरे वेंडर से बात की, इस दूसरे वेंडर का नाम हम लोग रख देता है श्याम, ठीक है। मैंने श्याम से भी पूछा कि श्याम मुझे 24 चेयर्स बनवानी है, तुम कितने दिनों में बना के दे दोगे। श्याम ने भी कहा कि मैम मैं एक दिन में मैं सिर्फ 2 चेयर्स बना पाता हूं, मैं एक दिन में 2 चेयर्स बना पाता हूं। अब ये एक दिन में 2 चेयर्स बनाने की ये जो हमने लाइन लिखी है बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये श्याम की एफिशिएंसी को शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये श्याम की इंडिविजुअल एफिशिएंसी को शो कर रहा है, ठीक है। अगर ये शाम के इंडिविजुअल एफिशिएंसी को शो कर रहा है, लेकिन हमें काम तो कितना करवाना है, हमें तो 24 चेयर्स का ही काम करवाना है, ठीक है। तो यहां पर शाम को कितने डेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने देखा ये साइड हमारे कितने के मल्टीपल पे प्रेजेंट है, 12 के मल्टीपल पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये वाला साइड भी हमारा किस पे होगा, 12 के मल्टीपल पे प्रेजेंट होगा। मतलब शाम को कितने लगेंगे, शाम को 12 डेज का टाइम लगेगा 24 चेयर्स बनाने में। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है कि तुम दोनों साथ में मिलके काम कर लो, तो वो कहते हैं हाँ पॉसिबल तो है। मतलब अब क्या हो रहा है, अब यहां पे हमारे राजू और श्याम ये दोनों साथ में मिलके काम करने लगे। अगर ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दिन में कितनी चेयर्स बना पा रहे हैं, ये दोनों एक दिन में 4 + 2 दैट मींस 6 चेयर्स बिल्ड कर पा रहे हैं, या फिर 6 चेयर्स डेवलप कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा है मुझे इससे मतलब नहीं है दोनों साथ में मिलके काम करें या फिर अलग अलग काम करें, मैं चाहती हूं कि मेरी 24 चेयर्स जल्दी से जल्दी बन जाए, ठीक है। तो जब ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तब मैंने ये चीज देखी कि अगर ये एक दिन में 6 चेयर्स बना पा रहे हैं तो 24 चेयर्स बनाने में इन्हें कितना टाइम लगेगा, 24 चेयर्स बनाने में इन्हें सिर्फ 4 डेज का ही टाइम लगा। इन्हें कितना टाइम लगा, इन्हें सिर्फ 4 डेज का ही टाइम लगा। अब क्या यहां पे से आपने एक चीज नोटिस की, क्या, दोबारा से देखो पूरी स्लाइड को दोबारा से देखो। हमने ये देखा जब राजू अकेला काम कर रहा था, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, सिर्फ 1, तब उसको कितने डेज लग रहे थे, 6 डेज का टाइम लग रहा था टोटल 24 चेयर्स बनाने में, ठीक है। जब शाम अकेला काम कर रहा था, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पर्सन कितना है, ओनली 1, और शाम को कितना टाइम लग रहा था, 12 डेज का काम लग रहा था। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हुए, मतलब राजू और श्याम आपस में मिल गए, नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, 2 हो गए, तब नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, सिर्फ 4 डेज में ही काम होने लगा। मतलब यहां पे से मैं एक चीज को समराइज कर सकती हूँ और ये कह सकती हूँ कि जैसे ही मेरे नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हुए, जो मेरे नंबर ऑफ डेज थे टू रिक्वायर्ड सम वर्क, वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गए। यही चीज तो हमने देखी ना। देखो जब यहाँ पे राजू अकेला काम कर रहा था तब सेम काम को करने में 6 दिन लग रहे थे, जब श्याम अकेला कर रहा था तब उसी काम को करने में 12 डेज लग रहे थे। जब ये दोनों साथ में मिलके काम करने लगे, जब यहाँ पे हमारी मैन पावर इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हुए, 1 की जगह 2 हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पे से मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे से मैं ये लिख सकती हूँ कि मुझे ये समझ में आया कि नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। क्या ये चीज समझ में आई हमें यहां से? अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को शो करने के लिए 1/d, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि यार अगर हमें ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर एलिमिनेट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। अब वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे। तो इससे ज्यादा बेटर है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे से लिख देती हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या है। अल्टीमेटली हमें रिजल्ट मिलता है m1 d1 दैट इज इक्वल्स टू m2 d2। और ये फॉर्मूला हमारा क्या है, ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम सब ने यूज किया होता है और देखा होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अब पता रहेगा, बिल्कुल पता रहेगा, ठीक है। अब क्या ये सिर्फ 2 के इक्वल ही होता है कि नहीं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे कितने भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक और चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, जो नोटिस करनी थी, वो क्या, ये m1 और d1 बेसिकली शो क्या कर रहे हैं। थोड़ा ढंग से दिमाग लगाओ और बताने की कोशिश करो कि m1 d1 क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे से हमारे पास अगेन एक रिजल्ट मिलने वाला है या फिर एक कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं जो हम आगे जाके यूज करेंगे। बेसिकली m क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मेन, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ कि m क्या शो कर रहा है, m शो कर रहा है मुझे नंबर ऑफ मेन, ठीक है। और d क्या शो कर रहा है, d कर रहा है नंबर ऑफ डेज को शो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 5 आदमी हैं, 5 आदमियों के कुछ पर्टिकुलर एफिशिएंसी होगी, उन्होंने 5 दिनों तक ही काम किया। अब इन रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरा वर्क। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यार ये जो मेरे पास m1 d1 है या फिर m2 d2 है, या फिर अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूं कि अगर मुझे कभी टोटल वर्क फाइंड आउट करना हुआ, अगर मुझे कभी टोटल वर्क फाइंड आउट करना हुआ, तो मैं इसे क्या कर सकती हूं, नंबर ऑफ मेन विथ देयर एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज कर सकती हूं। इससे मेरा क्या है, इससे मेरा टोटल वर्क सामने आ जाएगा। अब यहीं पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है, नंबर ऑफ मैन इतने हैं, हमें डेज बताओ। तो हम इस फॉर्मूला को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझना है, अब इस चीज को ढंग से देखो, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डेज में। अब जो नंबर ऑफ मेन है, या फिर मैं मेरी भी बात करूं, अब मैं दिन में कितना काम कर सकती हूँ, मैं मेरी एफिशिएंसी के हिसाब से काम कर सकती हूँ, राइट, ठीक है। तो यहां पे से हमें एक और रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट क्या है, जो हमारी एफिशिएंसी है, क्योंकि जो कोई भी पर्सन है जो भी काम करेगा वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेगा, राइट। तो एफिशिएंसी जो होती है वो भी आपके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हमें क्या शो कर रहे हैं, ये हमें टाइम ही शो कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हो सकता है आगे देखने को मिले जहां पे हमारे पास एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो हमें गिवन होगा। तो वहां पे से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार जो हमारी एफिशिएंसी है वो हमारे टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ये चीज समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्रीवियस वाली स्लाइड पे हमने ये देखा कि यार हमने काम को कांस्टेंट कर दिया था, हमारे वर्क को कांस्टेंट कर दिया था। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज को कांस्टेंट कर देते हैं। तो चलिए करके देखते हैं कि क्या होता है अगर हम नंबर ऑफ डेज को कांस्टेंट कर देते हैं। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे नंबर ऑफ डेज को कांस्टेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज को कांस्टेंट कर रहे हैं तो मैं काम करती हूँ, मैं 4 डेज को कांस्टेंट कर देती हूँ, या फिर जो टाइम पीरियड मैं लेती हूँ वो मेरा 4 डेज का लेती हूँ, ठीक है। अभी भी हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा राजू है, ठीक है। ये कौन है, हमारा राजू। राजू क्या कर रहा था, राजू एक दिन में हमें 4 चेयर्स बना के दे रहा था। ये इसकी क्या है, ये इसकी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी। अब हम ऐसा तो है नहीं ना यार हम हमारी एफिशिएंसी से ज्यादा काम करने लग जाए। अगर काम करेंगे भी तो हमारा जो टाइम होगा किसी भी काम को करने में वो क्या होगा, अल्टीमेटली रिड्यूस होगा। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। हमारे पास हमारा एक और वेंडर था जिसका नाम था श्याम, और श्याम क्या कर रहा था, श्याम एक दिन में हमें 2 चेयर्स बना के दे रहा था। याद है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। अब मैंने यहां पे कहा कि मेरे पास नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड है कि मैं 4 दिन से ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, ठीक है।
अब यही वाली चीज मैंने किसको बोली, राजू को बोली। मैंने कहा राजू मेरे पास नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड है, मैं तुम्हें 4 दिन से ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, तो उसमें तुम मुझे कितनी चेयर्स बना के दे दोगे। तो राजू ने कहा ठीक है, अगर मैं एक दिन में 4 चेयर्स बनाता हूं तो मैं 4 डेज में कितनी बना लूंगा, 4 डेज में मैं 16 चेयर्स बना लूंगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे तो बेसिकली मेरा काम करवाना, मुझे चेयर्स बनवानी है, ठीक है। यहाँ पे वर्क कांस्टेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैंने यही सेम चीज शाम से भी पूछी कि शाम मेरे पास 4 दिनों का टाइम है, तो मुझे ये बताओ कि 4 डेज में तुम मुझे कितनी चेयर्स बना के दे दोगे। तो शाम ने कहा अगर मैं एक दिन में 2 चेयर्स बना पाता हूं तो मैं 4 डेज में टोटल कितनी चेयर्स बना लूंगा, 8 चेयर्स बना लूंगा, ठीक है। अब यहां पे से हमने ये देखा कि अगर ये दोनों इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो हमें 16 चेयर्स राजू से और 8 चेयर्स शाम से मिल रही है इन 4 डेज। मैंने इनको भी यही बोला यार एक काम करो, तुम लोग साथ में काम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे राजू और श्याम दोनों ने साथ में मिलके काम करना स्टार्ट किया। तो अगर दोनों ने साथ में मिलके काम करना स्टार्ट किया तो ये एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, ये एक दिन में टोटल 4 + 2 दैट मींस 6 चेयर्स बिल्ड कर पा रहे हैं। ये क्या कर पा रहे हैं, 6 चेयर्स बिल्ड कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि यार तुम्हारे पास नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड है, 4 दिन से एक दिन ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा, ठीक है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग दोनों अगर साथ में मिलके भी काम करें तो 4 डेज में हमारे पास कितनी चेयर्स बन जाएगी, हम आपको दोनों मिलके 24 चेयर्स बना के दे देंगे, 24 चेयर्स बना के दे देंगे। अब यहाँ पे क्या कुछ नोटिस किया क्या, हाँ किया तो सही। क्या नोटिस किया, हमने ये देखा है जब राजू अकेला काम कर रहा था तब 4 दिनों में से वो 16 चेयर्स बना पा रहा था। जब शाम अकेला काम कर रहा था तब वो 4 दिनों में 8 चेयर ही बना पा रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों साथ में मिलके काम करने लगे, हमने ये देखा कि वही सेम 4 डेज में इन लोगों ने 24 चेयर्स बना दी। मतलब नंबर ऑफ वर्क जो या फिर मेरा टोटल वर्क डन था वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे से मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ मेन इंक्रीज होंगे, जो मेरा वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, हाँ। तो यहाँ पे से हम लोग एक रिजल्ट को लिख सकते हैं और वो रिजल्ट हमारा क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि यार जो नंबर ऑफ मेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मेरे वर्क डन के। जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ मेन इंक्रीज होंगे, जो मेरा काम है वो भी क्या होता जाएगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। मान लेते हैं कि अब 3 बाबू राव भी आ गए, हेरा फेर सबने देखी, राजू और श्याम है तो बाबू राव को भी ले आता है, तो अगर वो भी मिल जाता है तो काम और ज्यादा होने लग जाएगा। तो हम यहाँ पे से ये कह सकते हैं कि मेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, और वही अगर हमें ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उस स्टेप को स्किप करके मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ m1/w1 दैट इज इक्वल्स टू m2/w2 that is equals to m3/w3 and so on। तो एक रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है, वो कहाँ है, वो ये रहा, देख लेते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी ये है, दूसरा रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। एक काम करते हैं, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। जब आप इन दोनों को मर्ज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, m1d1/w1 that is equals to m2d2/w2, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप सो ऑन भी लिख सकते हैं। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स से बोलते हैं मैम हमने बहुत बार देखा है कि हमें ये भी बोला गया कि एक दिन में किसी पर्सन ने 8 घंटे ही काम किया, किसी पर्सन ने 6 घंटे काम किया, तब क्या करे, या तब वो किस चीज को शो कर रहा है, 8 घंटे 6 घंटे क्या शो कर रहा है, या आपके बेसिकली टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। और टाइम हमारे कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसी में लिखा हुआ आ रहा है, मतलब साथ में लिखा हुआ है, तो बस उसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो उस फॉर्मूला को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे m1d1h1 मान लेते हैं नंबर ऑफ आवर्स को शो कर रहा है, डिवाइडेड बाय w1 दैट इज इक्वल्स टू m2d2h2 डिवाइडेड बाय w2। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूला बिल्ड होता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन
इसको पढ़ना क्यों जरूरी था? क्या हम इसे स्किप नहीं कर सकते थे क्या? देखो, स्किप करने को तो कर सकते थे, मैं डायरेक्टली चाहती तो आपको ये फॉर्मूला लिखवा देती, तो चलो अब यूज करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आ कहां से रहा है, जो छोटी छोटी टर्म्स इससे रिलेटेड है वो हमारे दिमाग में कैसे आएंगी ताकि हम क्वेश्चंस को समझ सके। क्योंकि आप भी जानते हैं गेट ऐसा तो है नहीं कि हाँ हर बार वही जो पुराना पैटर्न है उसी तरीके से पूछ ले, वो कॉन्सेप्ट सेम रखता है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो लैंग्वेज को समझने के लिए भी हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो हमें ये समझना जरूरी था कि आखिरकार ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख दे रहे हैं ये आ कहां से रहा है। अब यहीं पे एक और चीज है जो हमें समझनी है। यहां पे एक और टॉपिक हमारा आता है वेजेस का। वेजेस क्या होता है? वेजेस होता है मेहनताना, कि भाई कितना पैसा दिया जा रहा है। आप जैसे देखते होंगे कि यार जैसे जो भी घर बन रहा है कहीं पे, तो वहां पे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। अब उन लोगों का सबका क्या होता है, एक दिन का कुछ पैसा फिक्स होता है। अब ये जो पैसा मिलता है या वेजेस मिलता है, मिलता किस बेसिस पर है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वेजेस हमेशा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। मतलब कितना काम कर रहे हैं आप एक दिन में, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे, मतलब मेहनताना मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा। इस चीज का समझ में आया? तो यहाँ पे एक और ये पॉइंट मेंशन हमें करना है कि जो हमारा वेजेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो हमारे एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। अब उन सारे डिफरेंट केसेस को हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बहुत सिंपल सा मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप क्या है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। वरना हमारे पास क्या होता है, हम लोग जैसे बाकी के नॉर्मल बुक्स में देखते हैं कि 1/, में करके एक दिन का वर्क निकाल के फिर पता नहीं बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, जहां पे कभी कभार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी फंस जाते हैं। मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करती हूँ और वो अभी भी आप लोगों को करूंगी, जितना हो सकता है उतना वेरिएबल से बचिए। मतलब जितना हो सकता है उतना एक्स वाई जो हम हमारे साइड से अज्यूम करते हैं उनसे बचिए। साथ ही साथ कैलकुलेशन को कुछ इस तरीके से रखिए कि हम लोग डेसिमल या फ्रैक्शन में ना फंसे। ठीक है, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसे हमें बोला जाता है कि ए कैन डू सम वर्क इन, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे भी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे पास है। जैसे लिखा हुआ है ए कैन डू सम वर्क इन 6 days and B can do some work in, B can do same work, B can do same work in 8 days, in 8 days, राइट? ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिक डिटेल है कि बताया जा रहा है ए हमारे पास कोई पर्सन है, वो किसी भी काम को 6 days में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 8 days में कर रहा है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, if they start working together, then how many number of days are required? Number of days are रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यार इसने क्या किया, इंडिविजुअल तो बता दिया कि किसी भी काम को इतने दिन लग रहे हैं, बी उसी काम को इतने दिनों में कर रहा है, लेकिन अगर ये साथ में मिलके काम करने लगे तो कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज हम पढ़ने वाले उसे समझ लेना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप ये मान के चलिए सारे क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे। देखो हमारे पास जो बेसिक डिटेल है सबसे पहले उसे पिक करते हैं। क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। ए किसी भी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 6 days में काम कर रहा है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा मुझे पर्सन दे रखा है बी, बी उसी काम को कितने डेज में कर रहा है, 8 days में कर रहा है। ये मेरी क्या है, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है जिसमें मैंने क्या किया, मैंने मेरी बेसिक डिटेल्स को लिखी, ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में इन दोनों का हमें क्या लेना है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। अब ये एलसीएम क्या शो करेगा, देखो ये एलसीएम मुझे शो करेगा मेरा अज्यूम्ड वर्क, ये मुझे क्या शो करेगा,
ये मुझे शो करेगा मेरा अज्यूम्ड टोटल वर्क भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, अज्यूम्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि यही मेरा एक्चुअल टोटल वर्क है, ये हमारा सिर्फ अज्यूम्ड वर्क है जो हमने हमारी तरफ से माना है। और हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, इसके एलसीएम को मान रहे हैं। तो 6 और 8 का एलसीएम हमारे पास क्या है, 24। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे एलसीएम कितना है, एलसीएम है 24। ये मेरा क्या है, पिंक कलर से जो लिखा हुआ है ये मेरा स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या निकालनी है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, देखो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए। आपने कहा मैम इट्स वेरी सिंपल, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 4। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये 4 और 3 क्या है, ये ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है। ये मेरी क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी है इंडिविजुअल। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार एक टर्म बोल रही हूँ इंडिविजुअल एफिशिएंसी। क्यों बोल रही हूँ, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल एफिशिएंसी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो अब हमने ये देख लिया इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे जब ये साथ में मिलके काम करने लगे। तो हमने हमारा टोटल वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था। टोटल वर्क हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। तो क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को हम लोग मोल्ड करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ डेज इज नथिंग बट टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मैन तो कर नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मैन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो भी मैन काम कर रहे हैं वो बेसिकली कर कैसे रहे, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से ही तो काम कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, देखो इस वाली स्लाइड पे देखो, यहाँ पे जो राजू काम कर रहा है, जो बेसिकली काम हो रहा है वो उसकी किसके हिसाब से हो रहा है, उसकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी के हिसाब से हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी निकालने होंगे तो हम लोग यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज निकालना है तो टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क आया हमारे पास, यहाँ पे हमारा एलसीएम कहाँ है, ये रहा, टोटल वर्क मेरा ये रहा। तो जस्ट सिंपली पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, 24 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी कितनी है, तो 4 प्लस 3 दैट इज 7। यहाँ पे हम लोगों को टोटल एफिशिएंसी में क्या क्या चाहिए, काम कौन कर रहे हैं, ए और बी दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी भी दोनों की मिलके लगेगी। तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, दोनों को क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 3 जस्ट सिंपली ऐड देम, तो यहाँ पे हो गया 7। और इतने ही नंबर ऑफ डेज हमें क्या लगेंगे, इन दोनों को लगेंगे सेम काम को कंप्लीट करने। इतना समझ में है। ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/7 डेज। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 लिए, हमारे पास हो सकता है 3 लोग हो या 4 लोग हो, 5 लोग हो, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो जाए, लेकिन हमारे जो 3 बेसिक स्टेप है ये सेम रहेंगे। क्या, कौन कौन से 3 बेसिक स्टेप, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जस्ट सिंपली राइट डाउन द बेसिक डिटेल्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इन योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, बेसिक डिटेल्स को लिखना है। इन स्टेप नंबर 2 व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द एलसीएम एंड दैट एलसीएम इज इक्वल्स टू व्हाट, अज्यूम्ड वर्क। मतलब सेकंड नंबर स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आया है उसका हमें एलसीएम लेना है, और वो एलसीएम हमें क्या शो कर रहा है, अज्यूम्ड वर्क को शो कर रहा है। तीसरा स्टेप, what we have to do, we have to find out the individual efficiencies। हमें यहाँ पे क्या करना है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना है, और उसके बाद हम बहुत इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा क्या 3-4 लोग साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ए या बी जो भी हमारे पास पर्सन है वो कुछ दिनों बाद छोड़ के चले जाता है, या काम कंप्लीट होने से कुछ दिनों पहले छोड़ के
चले जाता काम। तो ऐसे वाली सिचुएशन में नंबर ऑफ डेज कैसे निकाले या रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक को यहाँ पे एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं जो हमने पढ़ा है क्या उसे हम सॉल्व अप्लाई करके चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन, A can do a piece of work in 12 days while B alone can do it in 15 days. In how many days A and B working together complete it? अब ये मेरा क्या है, वही बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरे 3 स्टेप को फुलफिल करूंगी। पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है जस्ट सिंपली राइट डाउन द बेसिक डिटेल्स विच वी आर हैविंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए किसी भी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, यहां पे लिखा हुआ है मैंने लिख दिया। आगे बोला गया वाइल बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में करता है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी बेसिक डिटेल्स हो गई, मैंने लिख दी, ठीक है। अब मुझे ये बताना है ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 मेरा क्या कहता था, स्टेप नंबर 2 मुझे कहता है कि क्या करो, एलसीएम लो इन दोनों का। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 60। ये मेरा क्या शो कर रहा है, ये मुझे शो कर रहा है मेरा अज्यूम्ड वर्क। ये मुझे क्या शो कर रहा है, ये मुझे शो कर रहा है मेरा अज्यूम्ड वर्क। स्टेप नंबर 3 रिकॉल करो, स्टेप नंबर 3 में क्या करना था, हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी थी। 12 को किससे मल्टीप्लाई करो, 60 आ जाए, आपने कहा मैम जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 5। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हमें क्या निकालना है कि अगर ए और बी ये दोनों साथ में मिलके काम करने लगे तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। तो नंबर ऑफ डेज का तो हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ डेज हमें क्या बोलता है, टोटल वर्क, या जिसे आप टोटल वर्क डन भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, राइट। यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पे क्या अज्यूम किया है हमने, 60, सो जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू 60 एंड टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ रही है, 5 + 4 दैट इज 9, तो डिवाइडेड बाय 9। और यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा मेरा 4 और यहाँ पे आएगा मेरा 6/9, या जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है यहाँ पे 9 हमारा 9 6 कितना होता है, हमारे पास यहाँ पे हमारा 9 6 होता है दैट इज 54। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4/9 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय आंसर। 4/9 इज माय करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। अब इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन को देखा, इसी में हमारे पास क्या होता है, जैसे कंडीशंस चेंज होने लग जाती है। बेसिक डिटेल यही रहता है लेकिन कंडीशंस क्या हो जाएंगी, कंडीशंस चेंज होने लग जाएगी। अब उसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, आईआईटी मद्रास ने पूछा था गेट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ के देखते हैं। इट टेक्स 2 hours for a person X to mow the lawn. Y can mow the same lawn in 4 hours. How long in minutes? Now what we have to do, यहाँ पे देखोगे तो हमें ये जो डेटा दे रखा है वो आवर्स के बेसिस पे दे रखा है, लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो बोल रहा है कि जो मुझे आंसर करो ना वो मिनट्स में करना, ठीक है। Will it take X and Y if they work together to mow the lawn? अब हमें क्या बोला गया, देखो हमें बोला गया हमारे पास 2 पर्सन है, एक है X एक है Y। X किसी भी लॉन को मो करने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, 2 hours का टाइम लगता है। Y को सेम लॉन को मो करने में कितना टाइम लगता है, 4 hours का टाइम लगता है, ठीक है। अब जब हमें पहले से पता है कि यार मुझे अगर आंसर्स मिनट्स में करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस डेटा को मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगी। और मुझे ये पता है कि 1 आवर में मेरे पास कितने मिनट्स होते हैं, मेरे पास 60 मिनट्स होते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये बात क्या है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो 2 आवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 आवर्स को मैं 120 मिनट्स लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या 4 आवर्स को मैं 240 मिनट्स लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, मैंने मेरी बेसिक डिटेल्स लिख ली है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे से
इन दोनों का एलसीएम लूंगी। अब एलसीएम लेने में मेरा क्या बेनिफिट होगा, एलसीएम लेने में मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इन दोनों का एलसीएम लूंगी। एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, 240 ही मेरे पास एलसीएम आएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे 240 एलसीएम है। इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि यार अगर ये दोनों साथ में मिलके काम करें, मतलब x और y ये दोनों साथ में मिलके काम करें तो टाइम कितना लगेगा इन मिनट्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हमारा क्या होता है, टाइम होता है हमारा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, हमारे पास है 240 मिनट्स में काम करने वाला, या फिर आप इसे कह सकते हैं 240 यूनिट्स आपके पास क्या है, काम है। इसको करने के लिए जो एफिशिएंसी चाहिए वो हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 3। वो हमारे पास कितनी है, 3। और जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 80 मिनट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब अगर ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब 80 मिनट्स में ये दोनों साथ में मिलके सेम लॉन को क्या कर देंगे, वो कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरीके से बस ये यहाँ पे हमारे छोटे छोटे से स्टेप करके, जिसमें हमें बेसिक डिटेल, एलसीएम और एफिशिएंसी निकाल के हम डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी कि हम फ्रैक्शंस में डील करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, या फिर हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क निकाल के और बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो हो सकता है मुझे समझाने में 3-4 स्टेप लिखने पड़ रहे हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप इसे बहुत इजीली 1 से 2 स्टेप में कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर टाइम की भी बात करें तो हार्डली हमारे पास यहाँ पे कितना है, 15 से 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है इन सारी कैलकुलेशंस को करने में। तो इसी तरीके के हम लोग अप्रोच रखने वाले हैं जहां पे हम जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड आउट करेंगे विद एक्यूरेसी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये देखते हैं कि इस बार आईआईटी मद्रास ने गेट 2019 में क्या पूछा था। क्वेश्चन बोल रहा है टू डिजाइन कंसल्टेंट P एंड Q, मतलब हमारे पास क्या है, 2 डिजाइन कंसल्टेंट है, एक है P एक है Q। स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 8 AM फॉर अ क्लाइंट। The client budgeted a total of $3,000 for the consultants. P stopped working when our hand moved by 210 degrees on the clock. Q stopped working when the hour hand moved by 240 degrees. P took 2 tea break of 15 minutes each during her shift, but took no lunch break. Q took only 1 lunch break for 20 minutes, but no tea break. The market rate for consultant is rupees 200 per hour and break are not paid. After paying the consultant, the client shall have USD filling the blanks remaining in the budget. देखो अब क्वेश्चन पढ़ने में या देखने में ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत बेसिक डिटेल्स इसमें लिखी हुई है जिसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। देखो हमें बोला गया है हमारे पास 2 कंसल्टेंट है, कौन कौन, एक है P और दूसरा है Q। ठीक है, ये 2 कंसल्टेंट हमारे पास है P एंड Q। आपको बोला गया यार जो हमारे पास P है ये क्या कर रहा है, ये तब तक ही काम करता है जब घड़ी कब तक हो गई, मतलब जो आर हैंड है वो 210 डिग्री मूव कर गया। अब ये 210 डिग्री का क्या मतलब है, देखो अब हमें पता है जब भी हम क्लॉक पढ़ा है हमने, क्लॉक में बेसिकली हम क्या देखते हैं, क्या जो हमारा आर हैंड है वो एक आर में कितना चलता है, 30 डिग्री ही चलता है। ठीक है, 30 डिग्री ही चलता है। अब हमारे क्या बोल रहा है कंसल्टेंट कि P कब तक काम करता है, P तब तक काम करता है जब घड़ी कहां तक मूव कर गई, 210 डिग्री तक कर गई। मतलब कितने घंटे का काम हो गया, 7 आवर्स का काम हो गया। क्या ये चीज समझ में आई, कितने घंटे का काम हो गया, 7 आवर्स का काम हो गया। यही Q के लिए क्या बोला गया है, देखो Q के लिए बोला गया है कि Q कब तक काम करता है, जब उसका आर हैंड 240 डिग्रीज तक मूव कर जाता है। ठीक है, तो Q का भी लिख लेते हैं। Q कब तक काम कर रहा है, जब तक 240 डिग्री रोटेट कर गया। मतलब कितने घंटे, 8 आवर्स टोटल इसकी वर्किंग शिफ्ट हुई। ठीक है, अब और डिटेल्स पढ़ो और क्या क्या लिखा हुआ है देखो। अब बोला गया P ने
पी ने 7 आवर्स काम किया, जिसमें उसने क्या किया, पी ने 2 टी ब्रेक लिए 15 मिनट्स ईच के। इसी शिफ्ट में इसने क्या लिया, 2 टी ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स ईच, ऑफ 15 मिनट्स ईच। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसने ऑल ओवर 30 मिनट्स का ब्रेक लिया। देखो, जब एक ब्रेक 15 मिनट का है तो 2 ब्रेक कितने के होंगे, 2 ब्रेक 30 मिनट्स के होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस 7 आवर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, इसका 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स तो वर्किंग एंड 30 मिनट्स ब्रेक, ये क्या है, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि ब्रेक के पैसे नहीं दिए जाएंगे, जितना काम आपने किया है ना सिर्फ उसी का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज हमारे पास किसके लिए भी लिखी हुई है, क्यू के लिए भी लिखी हुई है। क्यू के लिए क्या बोला गया, क्यू 240 डिग्रीज तक क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मतलब कितने घंटे काम किए इसने काम किया 8 आवर्स। क्यू ने कितना काम किया, क्यू ने 8 घंटों तक काम किया, लेकिन क्यू ने एक ही ब्रेक लिया। कौन सा ब्रेक लिया, लंच ब्रेक लिया, और लंच ब्रेक कितने मिनट का लिया, 20 मिनट्स का लिया। तो हम यहां पे बोल सकते हैं 1 लंच ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स। मतलब हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि इस 8 आवर्स में क्यू ने काम कितना किया, क्यू ने काम किया 7 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ये क्यू ने काम किया, और यहां पे 20 मिनट्स इसका क्या है, 20 मिनट्स इसका ब्रेक है। इतनी पॉइंट समझ में आए, ये इसका क्या है, ये इसका वर्किंग है, और बाकी का क्या है, ब्रेक है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि जो मार्केट रेट है ना, वो क्या बोलती है, कंसल्टेंट को 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो क्लाइंट था उसका बजट था कि यार मुझे 3000 के अंदर अंदर काम करवाना है, लेकिन जब उसने ये देखा कि यार ब्रेक के पैसे मुझे नहीं देने, तो उसको कुछ पैसा बचा भी होगा। तो बेसिकली हमें वही बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट या फिर रिमेनिंग बजट बताना है। तो चलो बताते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, देखो अब हमें यहाँ पे वर्किंग रेट दे रखी है, तो देखते हैं। ये हमारे क्या है, रेट है 200 USD पर आवर की। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेट है जो हमें गिवन है इन दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर हम P का देखें तो P ने काम किया है, क्योंकि सिर्फ वर्किंग के ही मिलेंगे, तो P ने काम किया है 6 आवर्स और 30 मिनट्स तक, और जो हमें पैसे दे रखे हैं वो आर के बेसिस पे दे रखे हैं। तो एक काम करते हैं, इसे भी हम आर के बेसिस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 6 आवर्स प्लस 30/60, और ये भी मेरा क्या हो गया, आवर्स हो गया। मैंने क्या किया, इस मिनट्स को डिवाइडेड बाय 60 करके आवर्स में ही कन्वर्ट कर लिया। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे 1/2 लिख सकती हूँ। तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया, 13/2 आवर्स हो गया। ठीक है, 13/2 आवर्स हो गया। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास क्यू भी है। क्यू ने कितना काम किया, क्यू ने काम किया 7 आवर्स एंड 40 मिनट्स का। अगेन मेरे पास जो रेट दे रखी है वो आवर्स के बेसिस पे दे रखी है, तो मैं इसे भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 7 आवर्स प्लस 40/60, और ये भी मेरा किस में हो गया, आवर्स में कन्वर्ट हो गया। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 2/3। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 21 एंड 21 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 23/3 आवर्स। अब यहाँ पे 2 मेथड है जिससे आप ये कर सकते हो। अब क्या क्या, देखो आपको इंडिविजुअल रेट्स दे रखी है, ठीक है, तो या फिर तो आप इंडिविजुअल प्राइस निकाल लो कि यार हमने पी को कितना दिया, क्यू को कितना दिया। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो कि दोनों के वर्किंग आवर्स को पहले ऐड करो एंड देन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सेपरेट भी निकाल लेते हैं और टोटल करके भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं कि पी को कितना पैसा दिया गया, अमाउंट पेड टू पी, अमाउंट पेड टू
P। तो P को कितना पैसा दिया गया, 200 के हिसाब से 13/2 आवर्स के लिए हमें पे करना है, तो इंटू 200। तो यहाँ पे कितना आ गया, बेसिकली P को हमने दिए 1300 USD डॉलर्स। हमने P को कितना पे किया, 1300 USD डॉलर्स हमने पे किया। यही हम बात करते हैं अमाउंट पेड टू Q। अमाउंट पेड टू Q, ठीक है। हमने Q को कितना पे किया, 23/3 इंटू 200, ठीक है, इतना हमने Q को पे किया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास लगभग कुछ वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे फ्रैक्शन में आएगी। तो एक काम करते हैं, हमारे पास वर्चुअल कैलकुलेटर तो होता ही है। अब वर्चुअल कैलकुलेटर मेरे पास तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं मेरा फोन यूज कर लेती हूँ, बाकी आप लोग क्या करिएगा, आप अपना वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 23 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास आ जाएगा कुछ 15,1533.33। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल यूएसडी अमाउंट है जो हमने P एंड Q दोनों को मिलके पे किया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमें तो वैसे भी रिमेनिंग अमाउंट बताना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 0.33, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 एंड फिर हमारे पास यहाँ पे 8 एंड 2। तो बेसिकली 2833.33 यूएसडी डॉलर्स हमने क्या किए, पे की। और हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है जो हमारा क्लाइंट है उसका बजट कितना है, उसका बजट है हमारे पास यहाँ पे 3000 यूएसडी डॉलर्स का। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट बताना है। तो रिमेनिंग अमाउंट हम कैसे बताएंगे, जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट कैसे बताएंगे, रिमेनिंग अमाउंट इज नथिंग बट टोटल कितना बजट था 3000, इसमें से टोटल कितना पैसा दिया 2833.33 यूएसडी डॉलर्स हमने पे किए। तो इसमें हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा इसमें 166.66 या फिर आप 67 यूएसडी डॉलर्स भी बोल सकते हैं। तो एक बार चेक करो क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है, क्या कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर सी देखो, हमारे पास कितने रुपीस रिमेनिंग बचे या फिर क्लाइंट के पास कितने बचे, 666.67 यूएसडी डॉलर्स क्लाइंट्स के पास बचे, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि गेट इवन EAC ने भी किस तरह के क्वेश्चंस आपसे हमसे पूछे और उन्हें बेसिकली हमें किस तरीके से डील करना है। तो इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच।